नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार पुनः दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को, जो आपके लिए यूपीएलटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और सभी हिंदी की परीक्षाओं में बहुत ही कारगर साबित होगा। आप सभी एक बार कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सत्र की। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। यानी भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बड़ा ही प्रसिद्ध निबंध है। एक सूची में है प्रयोग की वस्तु और दूसरी सूची है निर्यातक देश, जिसको क्या है हम लोगों को मिलान करना है और आगे कूट के अनुसार सभी को उत्तर करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। मार्किन की धोती, इसका निर्यातक देश कौन है? तो वो है आपका निर्यातक देश अमेरिका। यानी मार्किन की धोती का निर्यातक देश कौन है? अमेरिका। फिर है लाक लाट का अंगा, लाक लाट का अंगा, इसका निर्यातक देश कौन है? इंग्लैंड। लाक लाट का अंगा। फिर है कंघी, कंघी का निर्यातक देश कौन है? फ्रांस है। कौन है कंघी का निर्यातक देश? फ्रांस। चर्बी की बत्ती, इसका निर्यातक देश कौन है? जर्मनी। तो ये भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध के आधार पर वहाँ से विषय लिया गया है, प्रयोग की वस्तु है और निर्यातक देश है। एक बार पुनः देखते हैं। मार्किन की धोती का निर्यातक देश है अमेरिका। लाक लाट का अंगा का निर्यातक देश है इंग्लैंड और कंघी का निर्यातक देश है फ्रांस। चर्बी की बत्ती का निर्यातक देश है जर्मनी। तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा वो हम लोग आगे देखते हैं कूट को। तो यदि कूट की आप लोग बात करेंगे विद्यार्थियों, तो आपका इसमें विकल्प बी राइट आंसर माना जाएगा। यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा इसी विकल्प में है और यही आपका सही उत्तर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस निबंध का एक महत्वपूर्ण अंश है, उसे हम लोग देख लेते हैं। यानी इसी भारत की वर्षोन्नति का। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वो अमेरिका की बनी है। जिस लाक लाट का तुम्हारा अंगा है वो इंग्लैंड का है और फ्रांसीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। तो यानी इस प्रश्न की सभी बातें इसी अंश में आ जाती हैं, जो कि भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है भारतेंद्र जी के निबंध से है। इसके बाद में हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यानी कुछ राजनीतिक घटनाएं हैं, पहले कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, इस क्रम में हम सभी लोगों को लगाना है।
तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले घटनाओं को। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ। आगे के विकल्पों को हम लोग देखते हैं। फिर है असहयोग आंदोलन और बंग विभाजन की घोषणा। तो इस प्रश्न में पहले से बाद के क्रम में विद्यार्थियों कौन सा क्रम लगेगा? तो सबसे पहले आपका आएगा सार्वजनिक पूजा यानी सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ, यानी कि सी आएगा। फिर उसके बाद में दूसरा आपका इसमें आएगा जो होगा बंग विभाजन की घोषणा। फिर आपका जो है उसके बाद में कौन सा आएगा? बी आएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद में ए आएगा अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन। और फिर उसके बाद में आएगा डी असहयोग आंदोलन का आरंभ। तो यानी कूट के अनुसार आपका सही उत्तर क्या होगा? इसमें विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। CEBAD कौन सा होगा? CEBAD। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। यानी दी गई राजनीतिक घटनाओं का पहले से बाद में सही क्रम कैसे हुआ है। तो सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ कब होता है? 1893 ईस्वी में। बंग विभाजन की घोषणा कब होती है? 1905 ईस्वी में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 ईस्वी में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ है? 1915 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन का आरंभ कब होता है? 1920 ईस्वी में। इसी के आधार पर यह क्रम लगाया गया है। उसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि लखनऊ पैक्ट कब होता है? 1916 ईस्वी में। और रोलेट एक्ट कब लागू हुआ है? 1919 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड कब होता है? 1922 ईस्वी में। और नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई है? 1928 ईस्वी में। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में है? उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। तो इस प्रश्न में क्या है विद्यार्थियों? शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का, वहां से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इतना तो तय है कि ये सभी जो खंड हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास के हैं। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में है? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए। तो बिल्कुल ही ठीक माना जाएगा, सही होगा। यानी उषा और ईश्वर, उषा और ईश्वर जो खंड है उसी में शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग आया है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और इस उपन्यास के प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1940 ईस्वी में। और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ है। इस उपन्यास के प्रथम भाग के 4 खंड जो हैं, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति, यानी प्रथम भाग के 4 खंड हैं ये। फिर उषा और ईश्वर
खंड में जिक्र है। क्या जिक्र है इसमें कि शेखर लगभग 1 महीने के परिश्रम के बाद पुस्तक तैयार कर पाया। जब उसकी बहन ने उसे देखकर पास कर दिया, तब शेखर ने निश्चय किया कि वह भी अपनी पुस्तक को प्रेस में घुमाकर सैकड़ों बनवाएगा। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? स्वप्न, इड़ा, आशा, संघर्ष। कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। ये जो पंक्तियां हैं कामायनी महाकाव्य से ली गई हैं, इतना तो तय हो गया है। लेकिन कामायनी महाकाव्य के किस सर्ग से ली गई हैं ये आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए विद्यार्थियों आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी ये जो पंक्तियां हैं इड़ा सर्ग से ली गई हैं। कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बनकर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। और कामायनी जो महाकाव्य है विद्यार्थियों, तो ये किसका है? आप सभी लोग जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। मत कर पसार निज पैरों चल, जिनके चलने की जिसको राहें झांक, उसको कब कोई सके रोक। ये पंक्तियां प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के इड़ा सर्ग की हैं। मत कर पसार निज पैरों चल, चलने की जिसको रहे झांक, उसको कब कोई सके रोक। तो ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य के इड़ा सर्ग से ली गई हैं। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं हम लोग। कामायनी जो महाकाव्य है इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और इनका क्रम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये कामायनी महाकाव्य के सर्गों का क्रम है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने। दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? अपना अपना भाग्य, लाल पान की बेगम, राजा निर्बंसिया, राही। दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प बी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? राजा निर्बंसिया कहानी में। हम लोग आगे बढ़ेंगे। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी राजा निर्बंसिया है। किसकी कहानी है? कमलेश्वर जी की राजा निर्बंसिया। और इसी कहानी का ये पात्र है दयाराम। इस कहानी का अंश प्रस्तुत है यहाँ पर। और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। क्या है? और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा और उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। इस कहानी के अन्य प्रमुख पात्र हैं चंदा, जगपति और बचन सिंह। ये पात्र आप सभी को याद रखने हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। चंदा, जगपति, बचन सिंह और
दयाराम, ये सब इसी कहानी के पात्र हैं। फिर जो है अन्य तथ्यों को हम लोग देखते हैं। अपना अपना भाग्य जो कहानी है, इसके प्रमुख पात्र हैं 10 वर्ष का अनाथ बच्चा, कथानायक और कथानायक का मित्र। ये कहानी जैनेंद्र कुमार के द्वारा रचित है। कौन सी? अपना अपना भाग्य। 10 वर्ष का अनाथ बच्चा, कथानायक और कथानायक का मित्र, ये सभी जो है इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। फिर है लाल पान की बेगम। इस कहानी के पात्र हैं चंपिया, मखनी फुआ, सुनरी, बिरजू, जंगी आदि। कौन कौन से हैं लाल पान की बेगम के पात्र? चंपिया, मखनी, सुनरी, बिरजू और चंगी। लाल पान की बेगम ये कहानी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। और राही कहानी के पात्र हैं अनीता और राही। कौन कौन से इसके प्रमुख पात्र हैं? अनीता और राही। और ये राही कहानी है किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? राजा निर्बंसिया, लाल पान की बेगम, आकाशदीप, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में किया गया है? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का जवाब आया है विकल्प बी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी बलरामपुर स्थान का उल्लेख लाल पान की बेगम कहानी में हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम सभी। लाल पान की बेगम ये कहानी है किसकी विद्यार्थियों? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। बलरामपुर इस कहानी में नाच का स्थान है। कौन सा है? नाच का स्थान है बलरामपुर। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कहानी है। चंपा, बुद्धगुप्त, पोता अध्यक्ष मणिभद्र, जया इत्यादि इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। और इस कहानी में चंपा नगरी, चंपा द्वीप, सिंघल, बाली द्वीप का जिक्र किया गया है। यानी चंपा नगरी, चंपा द्वीप, सिंघल, बाली द्वीप का चित्रण आकाशदीप कहानी में किया गया है। उसके बाद में तीसरी कसम कहानी का एक अन्य नाम है मारे गए गुलफाम। क्या इसका अन्य नाम है? मारे गए गुलफाम। और इस कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। इस कहानी में मारंगराज नेपाल, जोगबानी, विराटनगर, फारबिसगंज, नननपुर, सिरपुर बाजार इत्यादि का जिक्र है। किसका? मारंगराज नेपाल, जोगबानी, विराटनगर, फारबिसगंज, नननपुर, सिरपुर बाजार का चित्रण है। और राजा निर्बंसिया ये कमलेश्वर जी के द्वारा रचित सबसे महत्वपूर्ण उनकी कहानी है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। उक्त मंतव्य किस विचारक ने व्यक्त किया है? लियोतार्द, फ्रेडरिक जेमेसन, टेरी ईगल्टन, देरिदा। प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। तो ये मत किस विचारक का है? तो आप सभी का जवाब आया है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। यानी कि
ल्योतार्द का यह कथन है, उनका विचार है, मत है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जॉन फ्रांसवा ल्योतार्द इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फिलॉसफी के संस्थापकों में एक हैं ल्योतार्द। किसके? इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फिलॉसफी के संस्थापकों में से एक हैं। और ल्योतार्द ये जो है उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक हैं। कैसे उत्तर आधुनिकतावादी? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। कौन सी प्रमुख रचना है इनकी? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यानी इसमें आपको चयन करना है। जो राम की शक्ति पूजा कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो इन कथनों में कौन कौन सी विशेषता है जो राम की शक्ति पूजा में पाई जाती है, आपको ढूंढना है और फिर आगे दिए गए कूट के अनुसार अपना उत्तर चयन करना है। क्या है? इसका मूल स्रोत कृत्तिवास का बंगला रामायण है। शक्ति पूजा के प्रसंगों में राम की पराजय का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अन्याय जिधर है शक्ति को भी उधर ही होना चाहिए। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है। यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं सही हैं जो राम की शक्ति पूजा कविता के विषय में है? तो देखते हैं हम सभी लोग। इसका मूल स्रोत कृत्तिवास का बंगला रामायण है। यानी क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। फिर दूसरा क्या है? शक्ति पूजा के प्रसंगों में राम की पराजय का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये बात पूर्णतया गलत है। फिर अगला है, अन्याय जिधर है शक्ति को उधर ही होना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल गलत है। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर है अगला कथन, ये कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। यानी ए, डी और ई, ए, डी और ई, ये तीनों विकल्प क्या हैं? राम की शक्ति पूजा कविता के विषय में बिल्कुल सही है। तो आगे कूट हम देखते हैं, जिसमें ये ए, डी, ई विकल्प होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो किसमें है? ए, डी, ई यानी विकल्प बी में, और यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। इसका मूल स्रोत कृत्तिवास का बंगला रामायण है। ठीक बात है। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है और ये कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। निराला की निराला की रचना तुलसीदास को राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये आपके लिए। निराला की रचना तुलसीदास को राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। अनामिका द्वितीय काव्य संग्रह में राम की शक्ति पूजा कविता ये जो है संग्रहित है। किसमें? अनामिका द्वितीय काव्य संग्रह में। और राम की शक्ति पूजा कविता का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं? काव्य भाषा के विषय में वर्ड्सवर्थ के कथन दिए गए हैं। कौन कौन से उपयुक्त हैं यानी कि सही है? प्रशांत मनोदशा में भावों का अनुस्मरण आवश्यक नहीं है। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। भावदीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है।
भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं, ग्रामीण भाषा काव्य के लिए उपयुक्त नहीं है। अब इनमें से कौन कौन सी बात वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा के विषय में सही है वो हमें क्या है खोजना है, आपको उत्तर देना है और आगे कूट के अनुसार आपको बताना है सही उत्तर कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रशांत मनोदशा में भावों का अनुस्मरण आवश्यक नहीं है, ये क्या है बात गलत है। दूसरा है काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये बात बिल्कुल सही है। भाव दीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं, तो ये क्या है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। ग्रामीण भाषा काव्य के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बात पूर्णतः गलत है, यानी वो उपयुक्त मानते हैं। तो आपका सही कथन कौन सा है, बी, सी और डी, यानी ये तीन विकल्प जो है वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा के विषय में सही है। आगे हम लोग कूट को देखते हैं, जिसमें बी, सी और डी होगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो किसमें है, विकल्प ए में, यही आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका जीवन काल है 1770 से 1850 तक। कब से कब तक है, 1770 से 1850 तक। इनके सिद्धांत हैं काव्य भाषा सिद्धांत, काव्य और गद्य की भाषा की एकता का सिद्धांत, सहज भावोच्छ्वास का सिद्धांत। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वो यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। रूपन बाबू, वैद्य जी, रंगनाथ, बद्री। शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वो यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। तो ऐसा किसे लगने लगता है, तो आप सभी का जवाब विकल्प सी आ रहा तो राइट होगा, यानी कि रंगनाथ जी को। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी उपन्यास से ये प्रसंग लिया गया है। किससे, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है राग दरबारी, वहीं से ये प्रसंग लिया गया है। इस उपन्यास के एक पात्र हैं रंगनाथ जी। रंगनाथ को शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वो यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। उसे जान पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक सी है। फिर राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है, 1968 ईस्वी में। इस उपन्यास का कथा केंद्र है शिवपालगंज नामक गांव। क्या है, कथा केंद्र शिवपालगंज नामक गांव। गयादीन, रूपन बाबू, वैद्य जी, लंगड़, बद्री पहलवान, रामाधीन, कालिका प्रसाद इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। कौन कौन से, गयादीन, रूपन बाबू, वैद्य जी, लंगड़, बद्री पहलवान, रामाधीन, कालिका प्रसाद। फिर आपका अगला प्रश्न है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हेय हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह संवाद किसका है, यानी कथन किसका है। प्रियंगु मंजरी, मल्लिका, कालिदास, विलोम। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हेय हैं,
इसे आँखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह संवाद किसका है? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प ए, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी प्रियंग मंजरी कहती है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। मोहन राकेश जी के द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन, ये बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है और ये संवाद आपने देखा जो कि प्रियंग मंजरी ने कहा था। फिर जो है अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक के विषय में। मल्लिका का संवाद है। मल्लिका कहती है कि हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। क्या कहती है मल्लिका? हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। मातुल का संवाद है। आप असुविधा न माने, यह दूसरी बात है। क्या मातुल कहता है? आप असुविधा को असुविधा न माने, यह दूसरी बात है। अनुनासिक का संवाद है। हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुनासिक क्या कहता है? हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, यानी सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ क्या है सूची में परिचय है और दूसरी सूची में क्या है? पात्र है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कौन सा सही होगा आपका जवाब। तो राय साहब का कारकुन, राय साहब का कारकुन, ये परिचय पात्र किसका है? पंडित नोखेराम जी का। राय साहब का कारकुन पंडित नोखेराम। फिर है सबसे बड़े महाजन, झिंगुरी सिंह। सबसे बड़े महाजन झिंगुरी सिंह। बीमा कंपनी की दलाली, श्याम बिहारी तनखा। बीमा कंपनी की दलाली कौन है? श्याम बिहारी तनखा। बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के, नीचे कट रहा है कुछ विकल्प, मिस्टर खन्ना। एक बार पुनः देख लेते हैं। राय साहब का कारकुन पंडित नोखेराम, सबसे बड़े महाजन झिंगुरी सिंह, बीमा कंपनी की दलाली श्याम बिहारी तनखा, और बैंक मैनेजर और शक्कर मिलके क्या है नीचे देख लेते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर खन्ना। तो एक बार ये आपका सही मिलान पुनः है। राय साहब का कारकुन पंडित नोखेराम, सबसे बड़ा महाजन झिंगुरी सिंह, बीमा कंपनी के दलाली श्याम बिहारी तनखा, बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर खन्ना। ये पात्र और उनका परिचय है। तो यहाँ पर तो आपका मिलान किया गया है। और कूट के रूप में देखते हैं इसका कौन सा सही उत्तर होगा। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर आपका है। कौन सा? विकल्प डी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। उपर्युक्त सभी जो पात्र आपने ऊपर देखे थे वो किस उपन्यास के हैं? तो ये सभी पात्र जो है गोदान उपन्यास के हैं। किसके? गोदान उपन्यास के, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है और इसको महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा गया है। क्या कहा गया है? महाकाव्यात्मक उपन्यास। फिर आपका अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। यानी आधे अधूरे जो नाटक है मोहन राकेश जी का, उसके पहले मंचन के बारे में कुछ जो है क्या है तथ्य मिलते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या तथ्य मिलते हैं और उसी के आधार पर आगे देखते हैं इसका सही उत्तर कौन सा होगा। बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई। क्या है? बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई। इसका पहला मंचन दिशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया।
इसका निर्देशन श्री ओमपुरी ने किया। छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कर ने निभाई। तो आधे अधूरे जो नाटक है इसके पहले मंचन के संबंध में कौन कौन से तथ्य सही हैं? तो बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई, ये क्या है? गलत बात है। इसका पहला मंचन देशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया है, ये बात बिल्कुल सत्य है। यानी आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन कहाँ से किया गया है? देशांतर संस्था के द्वारा। फिर है इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी जी ने किया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आधे अधूरे नाटक का निर्देशन किसने किया है? श्री ओम शिवपुरी जी ने। और चौथा विकल्प है छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा कार ने निभाई, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी बी। और देख लेते हैं हम लोग, अभी नीचे एक विकल्प और इसका है, इसका मंचन फरवरी 1969 में हुआ है। कब हुआ है इसका मंचन? फरवरी 1969 में हुआ है। तो इसमें कौन कौन से विकल्प सही हैं? इसका पहला मंचन देशांतर नाटक संस्था द्वारा किया गया, ठीक है। इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी जी ने किया है। और इसका पहला मंचन क्या है? फरवरी 1969 में हुआ है। यानी BCE ये जो है 3 विकल्प आधे अधूरे नाटक के पहले मंचन के विषय में सही हैं। तो जिसमें हम देखते हैं कूट में आगे BCE होगा, वही आपका सही जवाब माना जाएगा। तो BCE किस में है? विकल्प सी में, और यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधे अधूरे ये नाटक है, किसका है? मोहन राकेश जी का। किसका है? मोहन राकेश जी का, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है। और इस नाटक का प्रथम मंचन कब होता है? 1969 ईस्वी में। ओम शिवपुरी जी के निर्देशन में दिल्ली में इसका मंचन हुआ है। फिर आधे अधूरे के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। काले सूट वाला आदमी कौन है? ओम शिवपुरी। काले सूट वाला आदमी कौन है? ओम शिवपुरी। पुरुष एक कौन है? ओम शिवपुरी। बड़ी लड़की क्या नाम क्या है? अनुराधा कपूर। क्या नाम है बड़ी लड़की का? अनुराधा कपूर। छोटी लड़की का नाम क्या है? ऋचा व्यास। लड़का उसका नाम है दिनेश ठाकुर। क्या नाम है लड़के का? दिनेश ठाकुर। और स्त्री है सुधा शिवपुरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे आधे अधूरे नाटक के पात्रों के विषय में। फिर इस नाटक के मंचन में पुरुष 1, 2, 3 तथा 4 की भूमिका में ओम शिवपुरी जी हैं। यानी जो पुरुष 1 है इसमें, 2 है, 3, 4, इसकी भूमिका कौन निभाता है? ओम शिवपुरी जी। फिर आपका अगला प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध से संबंधित सत्य कथन है। कौन कौन से सत्य कथन है हम लोग देखेंगे। कविता क्या है निबंध के विषय में। इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था। निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ। कविता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य के हृदय से सामंजस्य स्थापित करके उनके साथ जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। फिर आगे के विकल्प हैं, सौंदर्य बाहर और मन के भीतर की वस्तु है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। तो ये सभी जो है कथन आपके सामने हैं कविता क्या है निबंध के विषय में। अब हम लोग जानेंगे इसमें कौन कौन से सही कथन है कविता क्या है निबंध के विषय में। तो पहली बात है, इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था। ये बात बिल्कुल सत्य है।
यानी शुक्ल जी ने कविता क्या है शीर्षक से 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था। दूसरा है निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः 1929 में इसे अंतिम प्रारूप दिया गया है। ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर क्या है, कविता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य हृदय से सामंजस्य स्थापित करके उनके साथ जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। ये बात जो है इस निबंध के विषय में गलत है। फिर अगला क्या है, सौंदर्य बाहर और मन के भीतर की वस्तु है। ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। फिर है मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। ये बात सत्य है, यानी ए बी ई। कौन कौन से सही हैं? ए बी ई, तीन बातें बिल्कुल सही हैं कविता क्या है निबंध के विषय में। तो हम लोग देखेंगे किस कूट में ए बी ई है, वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो ए बी ई किस में है? विकल्प ए में, और यही आपका सही उत्तर है कविता क्या है निबंध के विषय में। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है विद्यार्थियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध है। इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में छोटा सा लेख लिखा था जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः 1929 में इसे अंतिम प्रारूप दिया गया। इस निबंध के अनुसार क्या कहा गया है? इस निबंध में मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। यानी पहले कौन सा संवाद है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन है। लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है? पहला कथन है। उसके बाद में चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी। फिर है, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण एक साथ ही होगा। चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेत सी अपनी गति बंद करो। और अगला है, अपनी कामना की वस्तु न पाकर ये आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। तो इसका जो पहला कथन है वो है विद्यार्थियों, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। और जो दूसरा कथन आएगा इसमें ई वाला, अपनी कामना की वस्तु न पाकर ये आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। फिर जो है आपका तीसरा कथन आएगा, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी। चौथा कथन आएगा आपका, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण एक साथ ही होगा। और अगला कथन आएगा, चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। यानी आपका सही उत्तर क्या होगा? ए ई बी सी डी। देखेंगे हम लोग ए ई बी सी डी किस में है, और वही आपका सही उत्तर होगा। तो ए ई बी सी डी किस में है? विकल्प बी में, और यही आपका इस प्रश्न के संदर्भ में सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसके विषय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जानते हैं। इस नाटक का प्रकाशन कब होता है? 1933 ईस्वी में। कब होता है? 1933 ईस्वी में। ध्रुव स्वामिनी स्त्री पात्र के संवाद राजचक्र, यानी ध्रुव स्वामिनी का संवाद है, राजचक्र सबको पीसता है, पिसने दो, हम निस्सहायों को और दुर्बलों को पीसने दो। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात ध्रुव स्वामिनी कहती है, राजचक्र सबको पीसता है, पिसने दो, हम निस्सहायों को और दुर्बलों को
पिसने दो। फिर जो है ध्रुवस्वामिनी का ही कथन है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस जाता है। क्या कहती है ध्रुवस्वामिनी, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस जाता है। बड़ा ही ये महत्वपूर्ण आपका कथन है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के मॉडल पेपर के ऊपर आधारित था, जिसमें आप सभी लोगों ने वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। और ये प्रश्न आपकी आने वाली आगामी परीक्षाएं यूपीएलटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSSB और EMRS जैसी सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में कारगर साबित होंगे। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और साथ ही अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा। हम आप सभी को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी साथियों का भी हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। और हम आप सभी को पुनः से मिलेंगे नए मॉडल पेपर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।